नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण फरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। जिला मुख्यालय पर आयोजित हुए विभिन्न संगठनों के शैक्षिक सम्मेलन शिक्षकों से जुड़ी समस्याओं बारे किया गया विचार विमर्श। शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला तथा ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने नोहर में किया स्वर्गीय गोविंद शंकर बिहारी राजकीय कन्या महाविद्यालय का शिलान्यास। नगर परिषद पर अवैध रूप से नाला निर्माण करवाने का आरोप, वार्ड 31 के बाशिंदों ने किया विरोध प्रदर्शन। अस्पताल स्थानांतरण के विरोध में धरना जारी, सोमवार को केमिस्ट एसोसिएशन सदस्यों ने दिया धरने को समर्थन। फूड ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन से संबद्ध व्यापारियों की बैठक आयोजित, संस्था के चुनाव दोबारा करवाने का लिया गया फैसला। और अब समाचार विस्तार से। राजस्थान शिक्षा सेवा प्राध्यापक संघ एवं राजस्थान शिक्षक संघ के सम्मेलन आज अलग अलग स्थानों पर टाउन में आयोजित किए गए। राजस्थान शिक्षा सेवा प्राध्यापक संघ के जिला मुख्यालय पर शिक्षकों के विभिन्न ग्रुपों की ओर से अलग अलग स्थानों पर शिक्षक सम्मेलन का आयोजन किया गया। टाउन में राजस्थान शिक्षा सेवा प्राध्यापक संघ का 2 दिवसीय सम्मेलन टाउन स्थित सेठ राधाकृष्ण बिहारी बालिका राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आरंभ हुआ। जिला स्तरीय शिक्षक सम्मेलन के मुख्य अतिथि विधायक प्रतिनिधि भूपेंद्र चौधरी थे। चुनाव अधिकारी के रूप में हरीश चौधरी, सुखविंदर और जसपाल तथा पर्यवेक्षक के रूप में रेखा बहादुर मौजूद रही। अतिथियों ने मां सरस्वती के चित्र समक्ष दीप जलाकर सम्मेलन की शुरुआत की। जिला सम्मेलन में वक्ताओं की ओर से शैक्षिक मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। इसके अलावा संगठनात्मक चर्चा के साथ विद्यार्थियों में विद्यालय के शैक्षिक उन्नयन के लिए वार्तालाप किया गया। साथ ही संघ के मुद्दों को प्रांतीय नेतृत्व के जरिए राज्य सरकार तक पहुंचाने का निर्णय लिया गया। सम्मेलन में 18,750 की वेतन कटौती के तहत मूल वेतन 18,750 प्रदान कर पुनः 7वें वेतन आयोग की फिक्सेशन करने, 21-22 की रुकी हुई डीपीसी के तहत व्याख्याता से प्रिंसिपल में शीघ्र डीपीसी करने, व्याख्याताओं को 10, 20, 30 के स्थान पर 9, 18, 27 वर्षीय चयनित वेतनमान देने आदि की मांगे रखी गयी। इसी प्रकार राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ का 2 दिवसीय शिक्षक सम्मेलन सोमवार को राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नंबर 1 में शुरू हुआ। सम्मेलन में संघ से जुड़े जिले भर के शिक्षक शामिल हुए। सम्मेलन के उद्घाटन कार्यक्रम में अतिथियों के रूप में नेत्राम मैया, संतलाल, अशोक कुमार, रामस्वरूप ढील, महेंद्र सिंह, कालूराम, राय सिंह, बलवंत ज्ञानी, तेजपाल शर्मा ने भाग लिया। सम्मेलन में शिक्षकों से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा की गई। वक्ताओं ने कहा कि सरकार की ओर से शिक्षकों की स्थानांतरण नीति निर्धारित नहीं की जा रही। शिक्षा विभाग व सरकार की ओर से स्थानांतरण नीति में ऐसी पारदर्शिता लाई जाए ताकि कोई भी शिक्षक इससे प्रताड़ित न हो। उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से चलाए जा रहे निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण, उनमें भी देखा गया कि कई बार इंटरनेट की समस्याएं आती हैं। कई ऐसी समस्याएं सामने आती हैं जिनके कारण शिक्षक समय पर प्रशिक्षण हासिल नहीं कर पाते। इसलिए सरकार की तरफ से ऐसे शिक्षकों को दोबारा मौका दिया जाना चाहिए। वक्ताओं ने कहा कि अतिरिक्त कार्य के रूप में सरकार की ओर से शिक्षकों को बीएलओ की ड्यूटी लगाई जाती है, यह कतई न्याय संगत नहीं है। अभी पिछले दिनों हुआ, मुख्यमंत्री जी ने भी पूछा कि स्थानांतरण क्या पैसे देकर करें, तो उन्होंने स्पष्ट स्वीकार किया अध्यापकों ने कि हाँ हम पैसे देकर स्थानांतरण करवा रहे हैं। तो हम क्यों दे रहे हैं पैसे? जैसे मेरा कोई रिश्तेदार है या कोई निजी है तो मैं उसको लाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, सब कुछ देने को तैयार था। हम अगर नहीं देंगे तो कौन लेगा पैसा? तो इसका मतलब ये है कि हमें संगठन पे भरोसा करना चाहिए। सब मिलकर के अगर विरोध करेंगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हमें शिक्षा विभाग के अलावा दूसरे कार्यों में लगा सकते। संघ ने शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित शेड्यूल के अकॉर्डिंग राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नंबर 1 हनुमानगढ़ टाउन में 2 दिवसीय शिक्षक सम्मेलन रखा है। उसमें जिले भर के समस्त साथी हमारे बीच उपस्थित हैं। शिक्षकों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं पर इन 2 दिनों में हम चर्चा करते हैं। बालकों की शिक्षा किस प्रकार क्वालिटी वाइज उसको तैयार किया जाए, इस पर चर्चा करते हैं। केवल यह अधिकारों के लिए नहीं, हम अपने कर्तव्य के प्रति भी इस सम्मेलन में चर्चा कर रहे हैं। सबसे विशेष करके हमारे सामने जो मुद्दे आ रहे हैं वो सरकार द्वारा जो ट्रांसफ़र नीति है वो निर्धारित नहीं की जा रही। तमाम संघ के सदस्य इस बात से बड़े चर्चा कर रहे हैं कि हमें तुरंत ही ऐसी शिक्षा विभाग द्वारा या सरकार द्वारा शिक्षा नीति के तहत एक ऐसी पारदर्शिता लाई जाए ट्रांसफ़र नीति में, ताकि हम आगे कोई व्यक्ति पीड़ित ना हो, कोई टीचर इस बात से पीड़ित ना हो। आगे निष्ठा से संबंधित जो ऑनलाइन प्रशिक्षण चल रहे हैं सरकार की तरफ से, उनमें भी हमने देखा है कि कई बार नेट की प्रॉब्लम होती है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जिनके कारण समय पर हम उस प्रशिक्षण को नहीं ले पाते। तो टीचर्स को दोबारा इसमें मौका दिया जाना चाहिए। मेन समस्या बीएलओ की ड्यूटी अतिरिक्त कार्य के रूप में हमारे साथ यहाँ लगाई रहती है। प्रत्येक टीचर इस बात से बड़ा खफा है। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि बीएलओ से ड्यूटी हटा करके शिक्षकों के मूल कार्य पर भी ध्यान देने के लिए कार्य इसका दिया जाए।
आज राजस्थान शिक्षा सेवा प्राध्यापक संघ रेसला जिला शाखा हनुमानगढ़ का जिला स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन है, जिसमें हम तमाम शैक्षणिक मुद्दों पर विचार विमर्श करते हैं तथा आगामी 2 वर्षों के लिए जिला शाखा का निर्वाचन कार्यक्रम भी होता है। आज के इस कार्यक्रम में हमने विभिन्न शैक्षणिक मुद्दों पर विचार विमर्श करके शिक्षक हितों में, शिक्षार्थी हित में जो राज्य सरकार कार्य कर रही है उसको हम प्रोत्साहित करेंगे और जो हमारी मांगे हैं उनको हम एकजाई करके प्रदेश स्तर तक पहुंचाएंगे। जिसमें हमारी मुख्य मांग है 2021-22 की जो प्रिंसिपल की डीपीसी है वो अतिशीघ्र की जाए। 18,750 व्याख्याता का मूल वेतन मानते हुए जो 7वें वेतन आयोग में फिक्सेशन दिया जाए। 9-18-27 वर्षीय एसीपी का लाभ दिया जाए। एमपीएस के स्थान पर ओपीएस लागू की जाए। इस प्रकार व्याख्याताओं की जो विभिन्न मांगे हैं उन पर विचार विमर्श करके हम निर्णय लेंगे और हम प्रदेश नेतृत्व को वो मांग पत्र प्रस्तुत करेंगे। लगभग 650 के करीब व्याख्याता हनुमानगढ़ जिले के यहाँ पहुंचे हैं। हनुमानगढ़ जिले में 1200 के करीब शिक्षक कार्यरत हैं व्याख्याता और उनमें से 650 के करीब पहुंच चुके हैं। तो विषय वर्तमान जो कोरोना काल चला उसमें शिक्षा का जो डिजिटलीकरण किया गया उससे शिक्षार्थी कैसे प्रभावित हुआ और शिक्षकों ने अपने आप को कैसे तैयार किया, इन मुद्दों पर हमने विचार विमर्श किया। ऑनलाइन एजुकेशन जो साप्ताहिक क्विज है, बच्चों को घर घर जाकर के जो पढ़ाया जा रहा है उसके बारे में बताया। साथ ही शिक्षकों को जो गैर शैक्षणिक कार्यों में लगा दिया जाता है उन पर भी हमने विचार विमर्श किया। तो प्रशासन को इस संबंध में अपना मांग पत्र प्रस्तुत करने जा रहे हैं कि शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाया जाए, उन्हें विद्यालय में पढ़ाने दिया जाए। ये बात बिल्कुल सही है कि विद्यालय में अध्यापक जाता जरूर है लेकिन वो क्लासरूम टीचिंग उस दिन नहीं कर पाता जिस दिन उसे किसी न किसी प्रकार के गैर शैक्षणिक कार्य में, चाहे वो किसी प्रकार का सर्वे हो, चाहे वैक्सीनेशन से संबंधित कार्य हो, चाहे नाकाबंदी हो या अन्य जो गैर शैक्षणिक कोई सर्वे वगैरह होते हैं उनमें लगा दिया जाता है। तो अध्यापक की उस दिन की उपस्थिति विद्यालय में मानी जरूर जाती है लेकिन बच्चों को उसका कोई लाभ नहीं होता। इसीलिए हम सब मांग करते हैं कि अध्यापकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से बिल्कुल मुक्त रखा जाए। जिले के नोहर कस्बे में स्वर्गीय गौरीशंकर बिहानी राजकीय कन्या महाविद्यालय का शिलान्यास सोमवार को शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला तथा ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने किया। जिले के नोहर कस्बे में सोमवार को स्वर्गीय गौरीशंकर बिहानी राजकीय कन्या महाविद्यालय का शिलान्यास किया गया। शिलान्यास शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला एवं ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी द्वारा सैकड़ों नागरिकों की उपस्थिति में किया गया। उल्लेखनीय है कि बिहानी परिवार द्वारा स्वर्गीय श्री गौरीशंकर बिहानी की पुण्य स्मृति में चक्कराजासर में कन्या महाविद्यालय का निर्माण करवाया जा रहा है। इस मौके पर शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने कहा कि नोर के विकास के लिए बिहानी परिवार का अतुल्य योगदान रहा है। बात चाहे गौरीशंकर बिहानी जल प्रदाय योजना की हो, श्रीमती नर्मदा देवी राजकीय महाविद्यालय की हो, अनेकों स्कूल धर्मशालाओं की हो, अन्य विकास कार्यों की हो, बिहानी परिवार ने सदैव नोहर के विकास में अपना योगदान दिया है। डॉक्टर कल्ला ने महाविद्यालय की स्वीकृति के लिए विधायक अमित चाचाण और निर्माण के लिए समस्त बिहानी परिवार को साधुवाद दिया। श्री कल्ला ने बताया कि कन्या महाविद्यालय के निर्माण से उच्च शिक्षा के लिए अध्ययनरत बालिकाओं को लाभ मिलेगा। इस मौके पर ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने भी शिक्षा के क्षेत्र में इस योगदान के लिए बिहानी परिवार का आभार व्यक्त किया। ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने कहा कि जब तक कांग्रेस की सरकार है किसानों को रियायती दरों पर बिजली मिलती रहेगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने यह तय किया है कि कांग्रेस कार्यकाल में एक भी पैसा सिंचाई पानी की बिजली का नहीं बढ़ाया जाएगा। इस मौके पर विधायक अमित चाचाण, नगर पालिका अध्यक्ष मोनिका खटोतिया, कांग्रेस नेता श्रवण तंवर सहित अन्य लोग मौजूद रहे। अभी आपने देखा होगा, मैंने प्रशासन शहरों के संघ के कार्यक्रम को देखा है। इसमें अधिक से अधिक लोगों को कोशिश करेंगे कि जो वर्षों से काबिज हैं और कृषि भूमि पर जो बैठे हुए हैं उनका नियमन हो। स्टेट ग्रांट एक्ट के अंतर्गत पट्टे मिलें, जाति प्रमाण पत्र मिलें, SC, ST, OBC और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को प्रमाण पत्र समय पर मिलें। और इसके साथ साथ टीकाकरण का अभियान चल रहा है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन हो रहा है। कुल मिलाकर मैंने देखा कि लोग काफ़ी संतुष्ट थे। मैंने जिनको पट्टा मिला था उनसे पूछा कि आपने कब अप्लाई किया, कब पट्टा मिला, तो समय पर काम हो रहे हैं। और ऐसे ही प्रशासन गांवों के संघ के कार्यों की भी जिला स्तरीय कार्यों में समीक्षा की जाएगी और जो डिफिकल्टीज आ रही हैं उनको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। महंगाई निश्चित रूप से मुद्दा नहीं, बहुत बड़े लोग त्रस्त हैं, परेशान हैं। केंद्रीय सरकार ने रसोई गैस की कीमत जो कांग्रेस के राज में 500 और कुछ रुपए थी उसको 900 रुपये कर दिया। डीजल और पेट्रोल के दाम सुरसा के बदन की तरह बढ़ रहे हैं और इसके कारण ट्रांसपोर्टेशन की दर बढ़ जाती है, सभी वस्तुएं महंगी हो जाती है। तो महंगाई के कारण भारत के तमाम शहरों और गांवों के लोग परेशान हैं। भारत सरकार को चाहिए कि तत्काल एक्साइज ड्यूटी जो उन्होंने बढ़ाई, एक्साइज सेस के रूप में
पहले एक्साइज ड्यूटी जो है वो लगती थी तो राज्यों में बढ़ती थी, लेकिन अब इन्होंने एक्साइज ड्यूटी को कम करके एक्साइज में सेस लगा दिए हैं जो केंद्र सरकार खुद अपने आप में वहीं पे रखती है। तो ये फेडरल गवर्नमेंट का स्वरूप नहीं है, इसको बांटना चाहिए। दूसरी ओर जो बढ़ी हुई महंगाई है उसको रोकने के लिए सरकार को तत्काल आवश्यक कदम उठाने चाहिए। इसके लिए अगला कदम ये है कि 12 दिसंबर को पूरे देश की एक रैली दिल्ली में आयोजित की गई है, जिसमें राजस्थान से माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत और हमारे अध्यक्ष डोटासरा जी के आह्वान पर हम सब लोग वहाँ पर जाएंगे और हमारी अध्यक्षा सोनिया गांधी जी, हमारे नेता राहुल गांधी जी के द्वारा वहाँ उद्बोधन होगा और भी केंद्रीय नेताओं के उद्बोधन होंगे। देखिए, जो किसानों से को कृषि उपयोग के लिए जो बिजली दी जाती है कृषि कनेक्शन के माध्यम से, उसमें हमारी सरकार ने पिछले कार्यकाल में भी बिजली की 5 साल तक दरें नहीं बढ़ाने की घोषणा की थी और 2008 से 2013 तक किसानों की बिजली की दरें नहीं बढ़ाई गई थी। उसके बाद में दोबारा 2018 में हमारी सरकार आई, हमारे माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने फिर से ये सरकार बनते ही ये घोषणा की कि 5 साल तक राजस्थान में कांग्रेस की सरकार जब तक काम करेगी तब तक बिजली की दरें किसानों की 1 रुपया नहीं बढ़ाई जाएगी। तो मैं कह सकता हूं कि किसानों की बिजली की दरें कृषि के जो बिल हैं उनमें नहीं बढ़ाई गई है। उल्टा में जो मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी मई में लागू की है, उसमें प्रत्येक किसान को प्रति माह 1000 रुपये सब्सिडी या छूट के रूप में दी जा रही है, जो लागू हो गई है और उसमें करीब 1450 करोड़ रुपए का उसमें बजट भी रखा गया है। तो और जो छोटे किसान हैं जिनके 12 HP तक के कृषि कनेक्शन है, उनके बिजली का बिल एक तरह से शून्य हो गया है। राजस्थान के लाखों किसानों का बिजली का बिल शून्य हो गया है। और उसके साथ साथ जो हमारे जो उपभोक्ता हैं जिन्होंने लंबे समय से किसी कारण बस वो बिल नहीं भर पाए, उसमें भी प्रशासन गाँवों के संग अभियान और प्रशासन शहरों के संग अभियान हमारा जो चल रहा है, उस अभियान के तहत जो बकाया राशि है सभी तरह के उपभोक्ताओं की, उसमें छूट दी गई है, उसमें ब्याज में छूट दी गई है और पेनल्टी में पूरी तरह से छूट दी गई है। जहाँ तक घरेलू उपभोक्ताओं की घरेलू बिजली की बात है, तो उसमें जो हमारी जो दरें हैं वो एक विद्युत नियामक आयोग बनाया हुआ है और रेगुलेटरी बॉडी है। जब बाजार में कोयला या फ्यूल जब महंगा हो जाता है तो उस समय बिजली की दरों का एक पुनः निर्धारण किया जाता है और वो रेगुलेटरी बॉडी के द्वारा उसमें अनुमोदन भी करवाया जाता है। हालांकि जैसा मैं आप कहना चाहूँगा कि मैंने भी अभी 2-3-4 दिन पहले ये विभाग संभाला है। उससे पहले हमारे माननीय BD कल्ला साहब ऊर्जा मंत्री थे और अभी राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय ने 2021 के बजट में 50,000 नए कृषि कनेक्शन राजस्थान में देने की घोषणा की थी और उसमें से करीब 43,000 कनेक्शन अभी रिलीज कर दिए गए हैं। और थोड़ा बीच में रुकावट इसलिए आई थी क्योंकि कोविड की वजह से स्टील महंगा हुआ था, डीजल के मूल्य बढ़ने की वजह से जो हमारे पुराने कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो सप्लाई पूरी तरह से नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनका जो टेंडर्स हैं वो प्रभावित हुए थे। लेकिन अब उन टेंडर्स को दोबारा रीस्ट्रक्चर किया गया है और मार्केट रेट के अनुसार जो टेंडर्स हैं फिर से दिए गए हैं। तो अब पूरी तरह से वापस सप्लाई भी शुरू हो गई है, प्रोडक्शन भी शुरू हो गया है और आने वाले समय में राजस्थान के 50,000 कृषि कनेक्शन देने का हमारा वायदा था, लेकिन मैं समझता हूं कि करीब 73,000 कृषि उपभोक्ताओं ने डिमांड नोटिस भरे हुए हैं और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि मार्च से पहले उन तमाम डिमांड नोटिस भरने वाले लंबित किसानों के कृषि कनेक्शन हम करवाएंगे। नगर परिषद द्वारा टाउनशिप वार्ड संख्या 31 में बनाए जा रहे नाला निर्माण का वार्डवासियों ने विरोध किया। मामला बढ़ने पर मौके पर पहुंच पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा।
टाउन में FCI रोड के नजदीक वार्ड नंबर 31 में आज उस समय विवाद खड़ा हो गया जब नगर परिषद द्वारा नाली का निर्माण करवाया जाने लगा। वार्ड के लोगों को जब इस बात की जानकारी मिली तो उन्होंने वार्ड पार्षद प्रमिला सोनी के नेतृत्व में अवैध रूप से बनाए जा रहे नाले के निर्माण के काम को रुकवा दिया। वार्ड के लोग मुख्य सड़क पर धरने पर बैठ गए तथा JCB चलाए जाने का विरोध किया। मौके पर विवाद बढ़ता देखकर टाउन थाना से पुलिस को बुलवाया गया, लेकिन वार्ड वासी अपनी मांग पर अड़े रहे। वार्ड वासियों का कहना था कि इस वार्ड में पहले से ही एक नाला बना हुआ है जिसको चालू नहीं किया जा रहा। इसके अलावा नाला निर्माण में मनमर्जी चलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि सड़क से 3 वार्ड लगते हैं जबकि अन्य 2 वार्डों के पार्षदों के वार्ड में इस नाले का निर्माण नहीं करवाया जा रहा। उन्होंने कहा कि नगर परिषद अपनी मनमानी कर रही है और हिटलरशाही को अपनाते हुए अवैध रूप से नाले का निर्माण करवाया जा रहा है। वार्ड वासियों ने कहा कि नाले का निर्माण किसी हालत में नहीं करने दिया जाएगा। धरना पर बैठे हैं, सारी राजनीति हो रही है, बनावा जी का की बनावा, थोड़ा जी का की थोड़ा है। ये तो आपकी मर्जी चलाने लग रही है, सारी राजनीति उतारने लग रहे हैं लोग। हरी मांग है भी पूरे आज की सदा क्यों चालू है। आज 10 साल पहला वो नाड़ो आटो मंजूर है तो आटो ही तो होना चाहिए। नाड़ो काटने लग रहे हैं यहाँ गाँव 5 नंबर गली में 5 नंबर काटने पहुंच जा मैं बेवर उसका काटने जाएगा नाड़ो जरूर मंजूरी आएंगी। अगर प्रश्न का करना लग गया बजट क्यों पार्षद बजट दे कर लगवा पॉकेट में दोनों सड़कों है जी और नालों के जबरदस्ती धक्कों निकालने लग रहे हैं। वो मंजूर तो सीधो है जैसे गोदाम करनी। अरे देखो बेंगा आदेश है, मेरी बात सुनो। अरे एक जानबूझू के एक हाथों निकालने लग रहे हैं। देखो ये आदेश है, ये आदेश। अब मैं तो फिर आ गया, मेरी बात सुनो। मैं तो कहाँ भी न्याय मिलना चाहिए, पानी आवे को नहीं जी। 200 करता है खराब होगा जी, और 200 ग्राम खराब होगा। 400 ग्राम में मेरे बात सुनो मतलब पानी मिल जाएगा जी और गंदगी बन सकेगी। नगर परिषद तो की कौन कह जी पहले क्या हो जाएगा जी। दोपहर में कुछ ही कह गया, 12 बजे कुछ ही कह गया, क्या कोई कुछ ही को नहीं हुआ। अब सारा गाँव तो लेके आ गया जी। तो ये तो मार तो नुकसान ही हो रहा है जी। मैं क्या करा बताओ, मानना नहीं कौन लग रहा जी, सारा एक हो रहे हैं। धरना में बैठा जी, मैं पुली कौन बना दे, पुली कौन बना दे। ये नाले का विवाद है जी। अब नाला ईगल तो उधर होना चाहिए ना, फिर उसकी तरफ ये मोड़ के मेरे वार्ड में नाला डाल रहे हैं। पहले 38 इंच नाला पहले मेरी यहाँ 8 इंच की नाली में चला है, ठीक है। ये सारा नाला इधर का उधर का सबका सारा नाला इस नाली में डाल दिया। तो हम ऐसे कह रहे हैं भी जो नाला है ना वो उधर होना चाहिए, फिर उसकी तरफ। तो यहाँ सीधा है ना वहाँ होना चाहिए। पहले टेंडर हुआ वहाँ से ये आके गली है वहाँ से हुआ तो ये नाला दूर बेर उसके पास था। इन्होंने 4 बीघा पीछे शुरू करवा दिया नाला, ठीक है। टेंडर इन्होंने यहाँ पूरा करवा दिया। IN ने JN ने सभी ने टेंडर वहाँ पूरा करवा दिया, ठीक है। अब ये आगे वाला मेरी बात सुनो। पहले पुली बनती है या नाला बनता है, ठीक है। पहले नाला बनेगा फिर पुली बनेगी। ये IN JN साहब बोल रहे हैं कि पहले पुली बनाएंगे फिर बनाएंगे नाला। ये तो भाई साहब इधर पानी डाल के चले जाएंगे। हमारी फिर बाद में कौन सुनता है। हमारी तो कोई फरियाद सुनने वाला है ही नहीं। हमारी कोई फरियाद सुनने वाला नहीं है। हमने जगह फरियाद कर ली, कोई हमारी कहीं सुनाई नहीं हुई। जाइए नहीं है ना अभी है हमारे पे। आज इन्होंने पुलिस प्रशासन बुला लिया, सारा ये नगर पालिका प्रशासन आ रहा है। तो देखो जो बात सही है तो वो सही होनी चाहिए, जो गलत है तो गलत होनी चाहिए। अस्पताल के समक्ष चल रहा संघर्ष समिति का धरना सोमवार को भी जारी रहा। सोमवार को जिला केमिस्ट एसोसिएशन के पदाधिकारी मांगों के समर्थन में धरने पर बैठे। हमारी मांगे संघर्ष समिति जिंदाबाद, केमिस्ट एसोसिएशन जिंदाबाद, केमिस्ट एसोसिएशन जिंदाबाद। राजकीय मेडिकल कॉलेज से संबद्ध बेस अस्पताल को टाउन में ही रखने की मांग को लेकर जिला अस्पताल बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले टाउन में MGM राजकीय जिला चिकित्सालय के समक्ष चल रहा बेमियादी धरना सोमवार को चौथे दिन भी जारी रहा। सोमवार को जिला केमिस्ट एसोसिएशन के पदाधिकारी व सदस्य धरने पर बैठे और मांगों के समर्थन में नारेबाजी की। संघर्ष समिति सदस्यों ने केमिस्टों को माला पहनाकर धरने पर बैठाया। इस मौके पर जिला केमिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा कि राजकीय मेडिकल कॉलेज से संबद्ध जिला अस्पताल टाउन में ही रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारी यह लड़ाई किसी राजनीतिक पार्टी के खिलाफ नहीं है। उनकी मांग सिर्फ मेडिकल कॉलेज से संबंध अस्पताल को टाउन में ही रखने की है, उसी के लिए संघर्ष किया जा रहा है। सरकार से मांग है कि मेडिकल कॉलेज से संबद्ध अस्पताल को टाउन में ही रखा जाए। संघर्ष समिति सदस्यों ने कहा कि पूर्व में प्रस्ताव बना था कि राजकीय मेडिकल कॉलेज से संबद्ध बेस अस्पताल को टाउन में ही रखा जाएगा, लेकिन अब सरकार और प्रशासन इससे मुकर रहा है। बेस अस्पताल को मेडिकल कॉलेज के साथ नमा बाईपास पर शुरू करने की कोशिशें की जा रही है, लेकिन संघर्ष समिति ऐसा नहीं करने देगी, चाहे इसके लिए कितनी ही लंबी लड़ाई लड़नी पड़े। राज्य सरकार और प्रशासन को जन भावनाओं को देखते हुए राजकीय मेडिकल कॉलेज से संबद्ध बेस अस्पताल को टाउन में ही रखने की मांग माननी ही पड़ेगी। धरनास्थल पर शहर के कई नागरिक मौजूद रहे। कल बचाओ धरना समिति का आज चौथा दिन है, जिसमें आज केमिस्ट साथियों ने धरना पे बैठने का निश्चय किया है। और ये लड़ाई जो है हमारे यहाँ पे कोई कांग्रेस बीजेपी वर्सेज नहीं है। हमारे तो शहर बचाओ और स्वास्थ्य बचाओ जो संबंध हॉस्पिटल है, जो इसका अपने
मेडिकल कॉलेज का संबंध हॉस्पिटल है जो हनुमानगढ़ टाउन का जिला अस्पताल है वो यही रहना चाहिए। उसी के लिए संघर्ष कर रहे हैं हम लोग और उसी के बचाने के लिए सारा कार्य हम कर रहे हैं। आज धरने पे केमिस्ट एसोसिएशन होती है और हम इस सरकार से अपील करते हैं कि भी इस अस्पताल को यहीं पे रखा जाए, जो संबंध हॉस्पिटल है उसको यहीं पे रखा जाए, जिससे हमारा शहर हनुमानगढ़ बस के हनुमानगढ़ का विकास हो सके। सर हमारी मांग तो यही है कि ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है यही रहना चाहिए और मेडिकल कॉलेज जंक्शन बन रहा है नमा के पास, उसमें हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। हमारे को दिक्कत है ये है कि इस एक विधानसभा कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस साइड में पड़ता है और वो संघीय साइड में चला गया है। ये चीज़ गलत है और ये चीज़ यहीं स्थापित रहनी चाहिए। जिला डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वो यही रहना चाहिए, हमारा ये कहना है। जिला केमिस्ट एसोसिएशन से धरने पर बैठे हैं। मेरी मांग ये है कि धरना प्रदर्शन करने वालों को सफल होंगे और जिला अस्पताल बचाओ अभियान यहीं रहेगा और जिला यहीं रहना चाहिए, जिला का हॉस्पिटल यहीं बनना चाहिए और टाउन जंक्शन की कोई ऐसी कोई मांग नहीं है। हम दोनों सब टाउन जंक्शन सब एक ही है। ये जो संघर्ष चला है, पहले जैसे किसान आंदोलन चला था तब ये कांग्रेस वाले आते थे तो बीजेपी वाले नहीं आते थे, कहते थे ये कांग्रेस का है। अब जो ये चला है अब कहते हैं बीजेपी का है। ये ना तो कांग्रेस का ना बीजेपी का। शहर बचाओ अभियान है, नौर है, भादरा है, जो भी सब है वो इस अस्पताल में आते हैं। यहाँ से गरीब आदमी आया 10 रुपये पर्ची ली दवाई ले गया। लेकिन ये लोग कुछ लोग जानबूझ के इसको कांग्रेसीकरण या बीजेपीकरण करना चाहते हैं। हमारे बहुत अच्छे विधायक हैं चौधरी विनोद कुमार जी, पहले जो भी विधायक रहे हैं वो भी बहुत अच्छे थे। हमारे चेयरमैन साहब हैं, इन्होंने कोरोना के अंदर बहुत बढ़िया लंगर भी चलाया था। उनसे हम अपील कर रहे हैं लेकिन हमारी भी गलती है, अभी हम उनको मिले ही नहीं। जब उनसे गणेश भाई साहब से मिलेंगे, वो भी बहुत अच्छे इंसान हैं। हमने आज तक जो भी बात कही है उन्होंने हमारी मानी है। अब तो देखो कोई भी लगा सकता है लेकिन लोगों की तो जांच होती है उसके बाद पता लगता है। लेकिन हमारे मन की जो पर्सनल मेरी इच्छा है ये लोग हमारी बात को जरूर सुनेंगे, पहले भी हमारी सुनते रहे हैं। लेकिन ये कह के बचना चाहते हैं ये बीजेपी का है, बीजेपी का कोई नहीं है, ये सभी का है। इसमें चाहे आम पार्टी है वो हो रहा हो। आज हमारे जिला कमिश्नर के राजेश की बंसल आए हुए हैं, महेंद्र जी का थोड़ी तबीयत खराब थी इसलिए आए नहीं, उनसे बात हुई थी। लेकिन हम सब एक हैं इस मुद्दे पर। हमने सभी ने पहले मेडिकल स्टोर भी बंद किए थे, शहर भी बंद किया था। हमें किसान आंदोलन में बहुत समर्थन मिला, अब भी मिलेगा। और अभी वक्त ब्रेक का हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं। ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। दीदी ये देखो, नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। टाउन स्थित प्रतिष्ठित व्यापारिक संस्था फूड ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के चुनाव को लेकर विवाद पैदा हो गया है। सोमवार को हुई व्यापारियों की बैठक में चुनाव दोबारा करवाने का निर्णय लिया गया। टाउन धानमंडी के व्यापारियों की संस्था फूड ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष पद पर सर्वसम्मति से चुनाव करने के साथ पैदा हुए विवाद को अब सौहार्दपूर्ण माहौल में सुलझाने की कवायद तेज हो गई है। इसके लिए एसोसिएशन के सदस्य व्यापारियों की बैठक बुलाकर सर्वसम्मति से नए अध्यक्ष का चुनाव करने पर विचार किया जा रहा है। साथ ही कहा जा रहा है कि अगर बैठक में सर्वसम्मति नहीं बनी तो चुनावी प्रक्रिया के जरिए एसोसिएशन के पदाधिकारियों का निर्वाचन किया जाएगा। इसके लिए एसोसिएशन के वर्तमान अध्यक्ष आशीष इसारिया व नए चुने गए अध्यक्ष घनश्याम माधु ने सहमति जता दी है। ऐसे में अब उम्मीद जताई जा रही है कि इस विवाद को सौहार्दपूर्ण माहौल
में सुलझा लिया जाएगा। इस बीच घनश्याम बहादुर तथा आशीष सिसारिया में सौहार्दपूर्ण माहौल में बातचीत हुई। दोनों अध्यक्षों में व्यापारियों की मौजूदगी में काफी देर वार्ता की। इसमें दोनों अध्यक्षों ने बैठक में सर्वसम्मति से अध्यक्ष का चुनाव कराने में सर्वसम्मति नहीं बनने पर चुनावी प्रक्रिया के जरिए पदाधिकारी चुनने पर सहमति जताई। आशीष सिसारिया ने बताया कि एसोसिएशन के चुनाव 5 दिसंबर को करवाए जाने निर्धारित किए गए हैं। इसके लिए नियुक्त चुनाव अधिकारी ने पदभार ग्रहण कर लिया है। आरओ की ओर से चुनावी प्रक्रिया सोमवार से शुरू कर दी गई है। एसोसिएशन के वर्तमान में करीब 335 सदस्य हैं। सभी व्यापारी सदस्यों का मानना है कि चुनाव प्रक्रिया अपना कर ही किए जाने चाहिए। वहीं घनश्याम बहादुर ने बताया कि वे सोमवार को फूड ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन कार्यालय पहुंचे तो कार्यालय के ताला लगा हुआ था। इस पर उन्होंने वहां पर भूतपूर्व अध्यक्ष आशीष सिसारिया को बुलाया। सिसारिया ने उन्हें कहा कि आरओ नियुक्त कर दिया गया है, चुनाव करवाए जाएंगे। साथ ही कहा कि व्यापारियों की बैठक बुलाकर सर्वसम्मति से अध्यक्ष सहित अन्य पदाधिकारियों का चुनाव करवा लिया जाएगा। बहादुर ने कहा कि बैठक में सर्वसम्मति से पदाधिकारियों का चुनाव नहीं होने की स्थिति में चुनावी प्रक्रिया में भी हिस्सा लेने को तैयार है। फूड ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन संस्था के चुनाव आगामी रविवार 5 तारीख को कराए जा रहे हैं, जिसके लिए जो आरओ साहब उन्होंने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है और बाकी चुनावी प्रक्रिया वो आज ही चालू कर देंगे। सभी व्यापारी जो सदस्य हैं वो ये चाहते हैं कि चुनाव के द्वारा ही जो पदाधिकारी सीट पर बैठे। उसमें वो पूरी तरह से समाधानी था और इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। मेरे से मिलने आए थे स्वागतपूर्ण वातावरण, उन्होंने कह दिया कि चुनाव के लिए वो भी तैयार है। हाँ, पूर्ण बहुमत है हमारे पास। 330 से 35 व्यापारी हैं सदस्य हैं। उसमें 50 व्यापारी थे, जिसमें से 10 अदर संस्था के लोग बैठे थे। बाकी 40 भाई हमारे संस्था के व्यापारी ना नहीं दे सकते। वो उनको खुद को नॉलेज नहीं थी कि वो अदर संस्था के, जो बादू जी को खुद को नॉलेज नहीं थी कि वो अदर संस्था के हैं। ये हमारे व्यापारियों का आपसी मामला है कि जल्दी निपट जाएगा स्वागतपूर्ण वातावरण। श्री मदन जी पारिक एडवोकेट और श्री अरुण शर्मा। अरुण जी शर्मा ने आज पदभार ग्रहण कर लिया है। मदन जी पारिक कल तक आ जाएंगे। 27 तारीख को हमारी एक व्यापार मंडल की मीटिंग हुई थी। सभी फूड ग्रेन के सदस्यों ने इकट्ठे होकर और हमारे प्रधान जी को इंतजार करते रहे। वो थे नहीं, उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा था, इसलिए सभी ने तय किया कि दो खिंचाई के और के कोई मामले पेंडिंग पड़े हैं, तो उन्होंने सभी ने इकट्ठे होकर मेरे माला पहना दी और अध्यक्ष बना दिया। व्यापारियों के आप अध्यक्ष हो। तो आज उनका ताला लगा रखा था ऑफिस का। मैं गया तो मैंने अध्यक्ष को, जो भूतपूर्व अध्यक्ष आशीष सिसारिया को बुलाया, इनसे बात की। वो कहा आरओ नियुक्त कर रहा हूँ और चुनाव मुकारा नियुक्त करना है तो कर दो, चुनाव लड़ना है लड़ो। फिर वो कह रहे थे चुनाव नहीं कराएंगे, मिल बैठ के आज 1 घंटे बाद में 10 व्यापारियों को बुला लेते हैं और सर्वसम्मति से ही बना देंगे, अपने कोई चुनाव नहीं कराने हैं। ये बात हुई। अब देखते हैं घंटे बाद में जब वो सर्वसम्मति से होता है तो ठीक है, जब वो आरओ बनाते हैं तो हम भी आरओ बना देंगे। और चुनाव करता है तो चुनाव से कोई क्या नहीं, चुनाव भी लड़ देंगे, कोई खास बात नहीं है। तो चलता है राजनीति, सब कुछ चुनाव भी होते हैं। मेरे को तो सभी व्यापारी भाइयों ने, मैंने खुद ने नहीं किया भी मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, सभी ने कम से कम 80-90 आदमियों ने इकट्ठे होकर माला पहना दी और कुर्सी पे बैठा दिया। तो ये जीत हार मेरी नहीं, सारी व्यापारी भाइयों की होगी। हाँ, चुनाव सर्वसम्मति होता है तो अच्छा ही बात है, और चुनाव होते हैं तो ये चलता ही रहता है। क्या सोमवार को सर्वभाट समाज द्वारा एक समारोह आयोजित कर खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली छात्रा आरती भाट का सम्मान किया गया। जिला मुख्यालय के नजदीकी गांव रोड़ामाली की बेटी आरती राव पुत्री भालाराम भाट ने राज्य स्तरीय क्रॉस कंट्री दौड़ प्रतियोगिता में 4 किलोमीटर दौड़ में राज्य स्तर पर गोल्ड मेडल हासिल किया है। गांव की बेटी की उपलब्धि पर समाज के साथ पूरे गांव को नाज है। इस प्रदर्शन के दम पर छात्रा का चयन राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए हुआ है। सोमवार को सर्वभाट समाज एवं HPR कमेटी की ओर से जिला मुख्यालय पर समारोह आयोजित कर बेटी आरती भाट का सम्मान किया गया। आरती को नगद राशि पुरस्कार स्वरूप भेंट की गई। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि समाज की बेटी आरती ने राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन के दम पर गोल्ड मेडल जीतकर समाज गांव का नहीं पूरे हनुमानगढ़ का नाम रोशन किया। आरती समाज की अन्य बेटियों के लिए भी प्रेरणा स्रोत है। आर्थिक तंगहाली व सिर पर पिता का साया न होने के बावजूद इस बेटी ने हार नहीं मानी और राज्य स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। इससे समाज की दूसरी बेटियां भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होंगी। उनका भी ध्यान खेलों की तरफ आकर्षित होगा। वह भी अपने माता पिता, समाज सहित पूरे राष्ट्र का नाम रोशन कर सकेंगी। अतिथियों ने आरती को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बधाई देते हुए कड़ी मेहनत करते हुए राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में मेडल जीतकर परचम लहराने की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर रामस्वरूप, रोहित चौहान, करमचंद चौहान, टेकचंद धांधल, संजय नडावत, पूनम बारड़, सुनील फौजी सहित समाज के अन्य लोग मौजूद रहे। राजस्थान जो क्रॉस कंट्री थी उसमें मैं गई थी। 7 तारीख को मैंने 4 किलोमीटर क्रॉस कंट्री में राजस्थान में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है और ये मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। हमारे समाज ने मेरा आज ये
सम्मानित करने का प्रोग्राम रखा और इससे मैं बहुत खुश हूँ। अब मेरा चयन नेशनल में हुआ है तो मैं आगे खेलने जाऊंगी। आज प्रोग्राम जो हमारे समाज की गुणा साहब भाट समाज की आरती बेटी ने क्रॉस कंट्री दौड़ में 300 और 400 मीटर दौड़ में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है, तो उनके स्वागत समारोह में यह कार्यक्रम HCR कमेटी के द्वारा इनको 11,521 रुपए नगद देने की घोषणा की गई है। तो इसी के समारोह में ये आयोजन किया कार्यक्रम किया है। ये अध्यक्ष जी हमारे रोजदीप चौहान है, उनके नेतृत्व में HCR कमेटी और भाट समाज सर्वगुणा भाट समाज की तरफ से ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। यही कहना चाहता हूँ कि हमारे समाज में ये आरती बेटी ने सबसे बढ़िया काम किया है और हमारे समाज में अपने गुरुजन, माता पिता और अपने गांव का नाम रोशन किया है। मैं ईश्वर से ये आशा करता हूँ और आरती बहन से भी आशा करता हूँ कि कड़ी मेहनत करके और भी आगे अपना समाज और अपने गुरुजन माता पिता का नाम रोशन करते रहे। अम्बेडकर शिक्षक संघ का जिला सम्मेलन जंक्शन स्थित गुरु रविदास धर्मशाला में आयोजित किया गया। राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर संघ का जिला अधिवेशन जंक्शन में आयोजित किया गया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए संघ के जिला महामंत्री मनसुख जी सिंह ने कहा कि अधिवेशन में शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा लागू की गई नई शिक्षा नीति पर भी गहन मंथन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि शिक्षक अधिवेशन में शिक्षकों की समस्याओं पर विचार विमर्श के साथ साथ विभिन्न खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले तथा राजकीय सेवाओं में चयनित होने वाले विद्यार्थियों का भी सम्मान किया गया। उन्होंने कहा कि इस सम्मेलन में सरकार से SC/ST समाज के छात्रों की छात्रवृत्तियां समय पर भुगतान करने की मांग की गई। इसके अलावा तमाम कार्यालयों में रोस्टर रजिस्टर का संधारण समय पर किया जाए ताकि SC/ST OBC के पदों की गणना तथा उसका निर्धारण करने में आसानी रहे। हमारे समाज के और गरीब वर्ग के जो बच्चे हैं उनका बड़ा नुकसान हुआ है। तो जो पढ़ाई में जो गैप आया है तो आपके ऊपर ये दूसरी जिम्मेदारी ये भी बनती है कि आप उन लोगों को फिर से तैयार करेंगे और अच्छे से जो भी गैप आए हैं और जो लोग आप जिम्मेदारियां निभा रहे हैं उनको और जोश के साथ निभाएंगे ताकि जो गैप पढ़ाई में आए हैं वो पूरे हो जाएं। मैं अब ये कहना चाहूँगा इस मंच से कि आप जितने भी होनहार बच्चे हैं जो भारतीय प्रशासनिक सेवा परीक्षा या हमारे राजस्थान राज्य सेवा परीक्षा की तैयारी करना चाह रहे हैं और जिनके पास गाइडेंस नहीं है, तो मैं अपने आप को आभारी समझूंगा इस समय में कि आप अगर मेरी सेवाओं का लाभ उठाएं, जो बच्चे तैयारी करना चाह रहे हैं, जो होनहार हैं, आप उनको पहचानें। तो मैं मेरे मित्र हैं जो तैयारी कर रहे हैं, जो ऑलरेडी सिलेक्टेड IAS IPS जो मेरे मित्र हैं IAS, हम सब लोग मिलकर उनको गाइड करेंगे। आज पूरे राजस्थान में जैसा कि सबको विदित है शिक्षक अधिवेशन हो रहे हैं, उसी के तहत हनुमानगढ़ में राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर का जिला अधिवेशन श्री गुरु रविदास गुरुकुल हनुमानगढ़ में हो रहा है। इसमें हमारे जो भी शिक्षक साथी आज अपनी विभिन्न समस्याओं के साथ और नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में चर्चा करने हेतु हम एकत्र हुए हैं और हमारे मुख्य अतिथि के रूप में मान्यवर लखपत राय मेहरड़ा जी और एक हमारे नवचयनित साथी असिस्टेंट कमिश्नर पद पे अभी आसीन हुए मुरारी लाल जी पंवार, वो भी हमारे बीच में अतिथि के रूप में मौजूद हैं। तो उनका भी हमने प्रतिभा सम्मान समारोह यहाँ पर रखा हुआ है और कई दिव्यांग बच्चे जिन्होंने एथलेटिक्स में अच्छा प्रदर्शन किया और गोल्ड मेडल लाए, वो भी 4 बच्चे हैं, उनको भी हमारा राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर आज सम्मानित करेगा और हमारा भविष्य में भी इन्हीं योजनाओं पे कार्य करने का हमारा पूरा प्रयास रहेगा। जैसा कि हमेशा से मांग रही है, बच्चों की छात्रवृत्तियां समय पर आएँ, SC/ST OBC माइनॉरिटी की जो भी छात्रवृत्तियां समय पर आएँ और सभी कार्यालयों में रोस्टर रजिस्टर का समय पर निर्धारण हो, जिससे SC/ST OBC के पदों की गणना और उनका निर्धारण हो सके, कितने पद रिक्त हैं और कितनों पर विज्ञप्ति रोजगार हेतु जारी करनी है। स्थगन आदेश के बावजूद कटला बैजनाथ की दुकानों में तोड़फोड़ करने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग को लेकर दुकानदारों ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। जंक्शन में रेलवे स्टेशन रोड स्थित 50 वर्ष पुराना कटला बैजनाथ सागरमल बिहानी मार्केट की दुकानों पर नगर परिषद की ओर से लाल निशान लगाने तोड़ने के लिए चिन्हित करने की कार्रवाई के बाद से पैदा हुआ विवाद गहराता जा रहा है। इस मार्केट की दुकानदारों ने हाई कोर्ट की ओर से स्टे के आदेशों के बावजूद ट्रस्टी व भूमाफियों पर दुकानों में तोड़फोड़ करने का आरोप लगाया है। सोमवार को मार्केट के दुकानदार अतिरिक्त जिला कलेक्टर से मिले और ट्रस्ट की इमारत को क्षति करारित करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने की मांग की। कटला बैजनाथ सागरमल बिहानी मार्केट के दुकानदार अनिल गखड़ सहित अन्य का कहना था कि
नगर परिषद की ओर से कटला की दुकानों पर लाल निशान लगा उन्हें तोड़ने के लिए चिन्हित करने की कार्रवाई षड्यंत्र के तहत की जा रही है, क्योंकि कटला की दुकानें न तो जर्जर है और न ही ध्वस्त करने योग्य है। इसके बावजूद भूस्वामियों ने शहर के भूमाफियों के साथ सांठगांठ कर दुकानें तोड़ने के आदेश जारी करवा दिए ताकि दुकानदारों को बेदखल किया जा सके। अब हाईकोर्ट के स्टे के बावजूद ट्रस्टी व भूमाफियों की ओर से दुकानों में तोड़फोड़ की जा रही है, जबकि हाईकोर्ट का निर्णय न आने तक उक्त दुकानों में किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जा सकती। लेकिन संपत्ति को खुर्द-बुर्द करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने स्टे आदेशों की पालना करवाने की मांग की। आज हम सभी दुकानदार कलेक्टर साहब से फिर मिलने के लिए आए हैं। कलेक्टर साहब से हम पहले भी मिले थे। कलेक्टर साहब ने हमें बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स दिया था और हमारे जो श्री बैजनाथ सागरमल बयानी ट्रस्ट का जो कटला है उसके ऊपर हाईकोर्ट की स्टे है और उस हाईकोर्ट की स्टे के विषय में पहले भी आए थे कि आप इसकी पालना करवाइए। तो कलेक्टर साहब ने हमें कहा था कि इसकी भरपूर तरीके से पुरजोर तरीके से इसकी पालना होगी, परंतु वो ट्रस्टी लोग कुछ भूमाफिया लोग आपस में मिलकर के वहाँ पीछे कटले के अंदर बैजनाथ सागरमल बयानी ट्रस्ट के कटले के अंदर कुछ अनैतिक गतिविधियां कर रहे हैं और दुकानों के साथ तोड़-फोड़ कर रहे हैं। वो ये इस बात का दावा करते हैं कि ये दुकानें हमारे अंडर में हैं। इट इज उस दुकानों को एज इट इज ही वारना चाहिए। वो किसी भी ट्रस्ट की संपत्ति को खुर्द-बुर्द नहीं कर सकते। वो स्पष्ट तौर पे उस स्टे के अंदर लिखा हुआ है कि जब तक हाईकोर्ट का कोई फैसला नहीं आ जाता हम किसी भी प्रकार की वहाँ कार्रवाई नहीं करेंगे। आज हम कलेक्टर साहब से इसी बात का निवेदन करने के लिए आए थे कि उस जो वो स्टे है हाईकोर्ट उसकी पालना करवाई जाए और इन भूमाफियों को वहाँ से रोका जाए। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।